मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार, सह आचार्य रसायन विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू। बच्चों, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड का जो फर्स्ट यूनिट था उसका सेकंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। तो पहले पार्ट में हमने जो प्रथम संक्रमण तत्व की श्रेणी है उनके बारे में अध्ययन किया था। उनके सामान्य गुण क्या होते हैं और कौन से उनमें विशेषताएं पाई जाती हैं, किस प्रकार से हम वीबीटी के आधार पर उनकी ज्यामिति को उनकी सीएन के मान के आधार पर समझाएंगे इत्यादि का अपन ने अध्ययन किया था। आज हम उसका जो सेकंड पार्ट है जिसके अंतर्गत हम केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का अध्ययन करेंगे और सेकंड व थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का कंपैरिजन करेंगे हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के साथ में। तो इस कड़ी में आज हमारा पहला बिंदु, जैसा कि टाइटल है इसका कि यूनिट नंबर फर्स्ट का ये सेकंड पार्ट है कि केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। इसमें है सबसे पहला बिंदु है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, सामान्य गुण जिसको कहते हैं अपन। तो इस सामान्य गुणों के अंतर्गत पहला बिंदु हमारा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड व थर्ड श्रेणी के संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इस कड़ी में हमारे पास में सबसे पहले अपन बात करते हैं इस सेकंड सीरीज़ का। तो देखिए इसके अंतर्गत ये यहाँ पर सबसे पहले कि इसमें टोटल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, उनके एटॉमिक नंबर क्या हैं और साथ में उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से भरा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले है इट्रियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 39। इट्रियम एटॉमिक नंबर 39। तो जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरेंगे तो यहाँ पर ये 36 जिसका एक्रिय गैस है आपका क्रिप्टॉन, उसका आपका विन्यास यहाँ तक आ गया 36 तक। तो उसके बाद में क्योंकि 39 है, 3 इलेक्ट्रॉन बचे तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे 4s2 के अंदर और उसके बाद में रिमेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा आपका 4d1। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा क्रिप्टॉन 4d1 एंड 5s2। इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरा जाएगा। क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से देखिए डी के अंदर गया है, इसलिए हम इसे 4d श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। जैसे फर्स्ट सीरीज को हम 3d सीरीज के नाम से जानते हैं, इसी प्रकार इसको अपन 4d श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इट्रियम के बाद में अगला जो एलिमेंट है वो है जर्कोनियम 40, एटॉमिक नंबर 40। तो जर्कोनियम में एक इलेक्ट्रॉन इसमें और बढ़ गया डी के अंदर, तो ये हो गया 4d2 एंड 5s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जर्कोनियम के बाद में नेक्स्ट है नियोबियम Nb, जो कि 41 है, एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया 4d3 के अंतर्गत एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया और ये आपका 5s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। नेक्स्ट नंबर 4th जो एलिमेंट है वो है मोलिब्डेनम 42, जिसका एटॉमिक नंबर है। यदि हम यहाँ जाएंगे तो देखिए इसके अंतर्गत इसमें क्या हो जाएगा 3d के बाद में सीधा हो गया 4d के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन थे तो यहाँ पर बन गया 4d5 एंड 5s1। ये बदल गया इसमें, जैसा अपन ने थर्ड सीरीज़ के लिए किया था क्रोमियम के केस में, ठीक उसी प्रकार से इसके अंदर भी, चूँकि ये अर्धपूरित है ये अर्धपूरित है, तो अर्धपूरित कक्षकों का स्थायित्व जो नियम आपने पढ़ रखा है कि रिक्त कक्षक, अर्धपूरित कक्षक व पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व आंशिक रूप से भरे हुए कक्षकों की तुलना में अधिक होता है। तो इस कारण से इस मोलिब्डेनम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ पर 4d4 एंड 5s2 न हो करके 4d5 एंड 5s1 हो जाएगा। उसके बाद टेक्नीशियम के अंदर 4d5 5s2 कॉन्फ़िगरेशन होगा। टेक्नीशियम के बाद में रूथेनियम जिसका एटॉमिक नंबर है 45। तो अगर रूथेनियम में जाएंगे तो 4d6 एंड 5s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। रूथेनियम के बाद में नेक्स्ट 7वें नंबर पे है रोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 46। तो 4d7 एंड 5s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। नेक्स्ट है आपका पैलेडियम।
और पैलेडियम जो है वो है 47, जिसका एटॉमिक नंबर है 47। तो 4d8 5s2, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 बाय 1 करके डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है सिल्वर, जिसका एटॉमिक नंबर है 48। तो इस 48 के अंतर्गत ये हो जाएगा 4d10 5s1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका हो जाएगा। यहाँ पर 4d9 5s2 न होकर के इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 4d10 5s1, उसी नियम के अनुसार कि इनका कक्षकों का स्थायित्व ज़्यादा होने के कारण। अंतिम जो एलिमेंट है इसके अंतर्गत वो है कैडमियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 49। तो 4d10 एंड 5s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। उसके पश्चात हम बात करते हैं इसकी जो थर्ड सीरीज। तो थर्ड सीरीज के अंतर्गत सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है लैंथानम, और लैंथानम का एटॉमिक नंबर है 57। तो इसमें ये हो गया जीनोन यानी कि 54 एक्रिय गैस का, और उसके बाद में 6s2 एंड नेक्स्ट आ गया आपका 5d1। तो 54 और 2 56 और एक ये 57। तो लैंथानम 57 के अंदर 5d के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और चूंकि इसके अंदर ये 5d के अंदर इलेक्ट्रॉन आया है इसलिए अपन इसको 5d श्रेणी के नाम से भी जानते हैं, थर्ड सीरीज या 5d सीरीज के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद इसका नेक्स्ट जो एलिमेंट होगा वो है हैफनियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 72। और इसमें क्योंकि इसमें हैफनियम और इसमें 57 के बाद सीधा आपका 72 एटॉमिक नंबर है हैफनियम का, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा ये जीनोन तो आपका होगा ही होगा, इसके साथ में 4f में 14 इलेक्ट्रॉन इसके अंतर्गत भरे जाएंगे। उसके बाद में 6d2 एंड 5d2 एंड 6s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। यहाँ इन दोनों के बीच में यहाँ पर 14 जो एलिमेंट्स हैं आपके 57 के बाद 58 से लेकर के 71 तक के जो एलिमेंट्स हैं वो लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व हैं, जो कि लैंथानम के जस्ट बाद में प्रारंभ होते हैं और हैफनियम से पहले कंप्लीट हो जाती है वो सीरीज़। तो 14 एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए ये 14 के अंदर 4f के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और उसके बाद में ये इसमें आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है टेंटालम 73, 72 के बाद टेंटालम 73 4f14 डी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो ये इस प्रकार से 5d3 एंड 6s2। फिर टंगस्टन 74 एटॉमिक नंबर और 4f14 5d4 एंड 6s2 इसका कॉन्फ़िगरेशन एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया। फिर है रीनियम एटॉमिक नंबर 75 4f14 5d5 एंड 6s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। फिर उसके बाद ओस्मियम 76 के अंदर 4f14 एंड डी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया 5d6 एंड 6s2। फिर इरिडियम 77, तो 4f14 एंड 5d7 एंड 6s2 कॉन्फ़िगरेशन होगा। उसके बाद है प्लेटिनम एटॉमिक नंबर 78, तो प्लेटिनम के अंतर्गत 4f14 5d9, यहाँ पर इसके बाद में होना चाहिए था 8 5d8 6s2 होना चाहिए था, लेकिन इसके स्थान पर इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 5d9 एंड 6s1। ये जो है वो क्योंकि इसके अंदर वो नियम भी लागू नहीं हो रहा है, इसलिए ये एक अपवाद है जिसके कारण प्लेटिनम का कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार का पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है गोल्ड एटॉमिक नंबर 79, तो गोल्ड के अंदर 4f14 5d10 एंड 6s1, जैसा अपन ने पहले इसको एक्सप्लेन किया है उसी प्रकार से इसके अंतर्गत ये हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों होगा इसके अंतर्गत। फिर लास्ट में है मरकरी 80, तो इसके अंदर 4f14 5d10 6s2 कॉन्फ़िगरेशन पाया जाएगा। अब यहाँ इस जो थर्ड सीरीज है आपकी जिसको आप 5d श्रेणी के नाम से जानते हैं, इसमें देखिए एक तो यहाँ ये इस प्रकार से कि टंगस्टन के केस में ये टंगस्टन इस केस में यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन आपस में बदल नहीं रहे हैं, यानी इसका कॉन्फ़िगरेशन 5d5 एंड 6s1 क्यों नहीं हुआ। एक तो ये है क्योंकि इसके बीच में यहाँ 4f होने की वजह से ऊर्जा अंतराल ज़्यादा रहता है, इसलिए डी के इलेक्ट्रॉन
S में या S के इलेक्ट्रॉन D में नहीं आ सकते। इसके लिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है। दूसरा, यहाँ पर ये अपवाद है और लास्ट में इस प्रकार से इसका स्पष्टीकरण क्लियर है। उसके बाद जो अगला बिंदु है वो है मेटेलिक प्रॉपर्टीज, धात्विक गुण। धात्विक गुण की सभी जो संक्रमण तत्व हैं वे सारे धात्विक प्रकृति के होते हैं। ये ऊष्मा और ऊर्जा के सुचालक होते हैं। इसके साथ ही ये डक्टाइल प्रकृति के होते हैं और बहुत सारे मिश्र धातुओं का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना नंबर 3, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्थाएं। जैसा कि हमने प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों में अध्ययन किया था कि ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर जो सेकंड और थर्ड सीरीज के संक्रमण तत्व हैं वे भी अपनी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। रीज़न यहाँ भी वही है क्योंकि इसके अंदर जो S कक्षक है और जो D कक्षक है उनके बीच में ऊर्जा का अंतराल अपेक्षाकृत कम होता है। इसलिए ऑक्सीकरण अवस्था निर्धारण में S कक्षकों के साथ साथ D कक्षकों के इलेक्ट्रॉन भी भाग लेते हैं। और थर्ड जो सेकंड और थर्ड सीरीज है वे +2 से लेकर के +8 तक की ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं अपनी ऑक्साइड के अंदर, और साथ में अपनी ऑक्साइड के अंदर +8 तक शो करते हैं। हैलाइडों के अंतर्गत ये +2 से लेकर के +8 तक की ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। उसके पश्चात हमारा जो अगला बिंदु है नंबर 4 वो है कॉम्प्लेक्सेशन, संकुलन। जैसा हमने फर्स्ट सीरीज में पढ़ा कि संक्रमण तत्व विभिन्न प्रकार के संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं, तो यहाँ भी यही बात कि सेकंड और थर्ड सीरीज़ के जो संक्रमण तत्व हैं विभिन्न प्रकार के संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो लेकिन यहाँ पर एक विशेष बिंदु है जो ध्यान रखना आपको कि जो पहले इन दोनों श्रेणियों के अंदर फर्स्ट 4 पहले 4 जो तत्व हैं वे आपके स्थायी संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं। किसके साथ में? हार्ड एसिड के साथ में, कठोर अम्लों के साथ में। पहले 4 तत्व दोनों श्रेणियों के पहले 4 तत्व कठोर अम्लों के साथ स्थायी संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं। अतः इन्हें हम ए वर्ग के ग्राही कहा जाता है। अतः इन्हें हम ए वर्ग के ग्राही कहते हैं, धातु कहते हैं। उसके बाद जो अंतिम 4 तत्व हैं, लास्ट वाले 4 तत्व दोनों ही श्रेणियों के, वे आपके स्टेबल कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। किसके साथ में? सॉफ्ट एसिड के साथ में, मृदु अम्लों के साथ में वे स्थायी संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं। अतः इनको हम बी वर्ग के ग्राही तत्व कहते हैं। और बीच के जो तत्व बच गए दोनों ही श्रेणियों में, वे आपके A/B वर्ग के ग्राही तत्व कहलाते हैं। तो इस प्रकार से ये कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। फिर उसके बाद में अगला महत्वपूर्ण बिंदु है नंबर 5, वो है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, परमाणुीय व आयनिक त्रिज्याएं। बिल्कुल सिंपल है, इसमें हम पहले से अध्ययन कर चुके हैं। उसको एक बार पुनः याद करें कि हमने फर्स्ट सीरीज के अंतर्गत कि इस बिंदु का स्पष्टीकरण किस आधार पर किया था, बिल्कुल वही आधार यहाँ हमें फॉलो करना है, लागू करना है। देखिए कि यदि हम एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई के डाटा देखें, उनके आंकड़े देखें, उनकी त्रिज्याएं दे रखी हैं एंगस्ट्रॉम के अंतर्गत, तो हमें पता चलता है कि यदि हम इस प्रकार से सेकंड या थर्ड सीरीज में आवर्त सारणी में एक आवर्त में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, इस प्रकार से कि लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, तो क्या परिवर्तन होता है। बिल्कुल सेम इसमें स्पष्टीकरण था आपका अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सीरीज कि प्रथम श्रेणी के संक्रमण तत्वों के समान प्रारंभ में जो त्रिज्या का मान है वो कम होता है, बीच के तत्वों में स्थिर हो जाता है
और अंतिम तत्वों में कुछ मात्रा में त्रिज्या का मान बढ़ता है। कारण वही है, दो फैक्टर जो कि आपने पढ़ रखे हैं कि नाभिक का इलेक्ट्रॉनों के ऊपर दो प्रकार का बल कार्य करता है। नाभिक के साथ में एक तो आकर्षण बल होता है और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन के बीच में पाया जाने वाला प्रतिकर्षण प्रेरक्षण प्रभाव कहते हैं, जिसको शिल्डिंग इफेक्ट कहते हैं। तो जैसे ही नाभिक के अंदर एक प्रोटॉन बढ़ता है, नाभिक की बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप आकार कम हो जाता है, संकुचित हो जाता है, थोड़ा सा घट जाता है। तो प्रारंभ के तत्वों में एक एक करके प्रोटॉन बढ़ते हैं नाभिक में, तो आकर्षण बढ़ने के कारण आकार में कमी आती है। बीच में दोनों बल, आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल, एक दूसरे को प्रति संतुलित कर देते हैं, जिसके कारण उनका आकार बराबर होता है लगभग, और अंत में प्रतिकर्षण का बल ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण प्रतिकर्षण बल ज़्यादा प्रभावी हो जाता है और आकार में स्लाइटली थोड़ी सी वृद्धि होती है। तो जैसा हमने फर्स्ट सीरीज में पढ़ा, ठीक उसी प्रकार से कि इनके अंतर्गत दोनों ही श्रेणियों में, सेकंड सीरीज या थर्ड सीरीज में, यदि हम आवर्त सारणी में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो आकार में पहले कमी आती है, फिर स्थिर होता है और अंत में स्लाइटली बढ़ता है। लेकिन यदि हम एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तब क्या होता है? बिल्कुल सिंपल है कि यदि हम देखिए फर्स्ट सीरीज से सेकंड सीरीज की तरफ जाते हैं एक वर्ग में ऊपर से नीचे, तो चूंकि वहाँ पर आवर्त बढ़ गया और आवर्त बढ़ गया तो उनके आकार में वृद्धि होगी। तो ये वृद्धि आपकी फर्स्ट एंड सेकंड सीरीज के अंदर तो लास्ट तक मेंटेन होती है। किसी भी वर्ग में जाएं आप, फर्स्ट एंड सेकंड जो श्रेणी है आपकी, उसके अंतर्गत क्योंकि आवर्त बढ़ जाता है तो उसी अनुपात में उनकी त्रिज्याओं का मान भी बढ़ जाता है। लेकिन यदि हम ये बिंदु लागू करें सेकंड व थर्ड सीरीज के अंतर्गत इस प्रकार से कि यदि हम सेकंड से थर्ड में जाते हैं तो हम देखिए इसके अंतर्गत बिल्कुल कि इट्रियम के जस्ट नीचे है लैंथानम। तो इट्रियम का जो एंगस्ट्रॉम के अंदर जो त्रिज्या है वो है 0.91 एंगस्ट्रॉम, और इसी प्रकार से लैंथानम का है 1.02 एंगस्ट्रॉम। अर्थात यदि हम सेकंड से थर्ड सीरीज में गए हैं तो क्योंकि आवर्त बढ़ रहा है इसलिए इनकी त्रिज्या का मान भी यहाँ पर बढ़ रहा है। लेकिन जस्ट उसके बाद में जो इट्रियम है सेकंड सीरीज का, उसका नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो है जर्कोनियम। तो जर्कोनियम फोर्थ की जो त्रिज्या है, आयनिक त्रिज्या, वो है 0.72 एंगस्ट्रॉम, और हैफनियम जो जस्ट उसके नीचे है वो है आपका कौन सी सीरीज का? थर्ड सीरीज का। तो हैफनियम जो है उसकी त्रिज्या का मान है 0.71 एंगस्ट्रॉम। यानी यहाँ पर आवर्त तो बढ़ रहा है, उसके बावजूद भी जर्कोनियम और हैफनियम की जो आयनिक त्रिज्याएँ हैं वो समान हैं। क्या कारण है? बिल्कुल सिंपल, क्योंकि इस लैंथानम के बाद में जैसे ही हम जर्कोनियम में जाते हैं, लैंथानम के बाद में जैसे ही हम हैफनियम पे जाते हैं, इसके बीच में 14 एलिमेंट्स जो कि लैंथेनाइड सीरीज के हैं वो आते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन 4f कक्षकों में भरते हैं, और 4x कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने के कारण नाभिक का जो आकर्षण है वो 14 एटॉमिक नंबर के बढ़ने के कारण नाभिक का आकर्षण बल बढ़ जाता है। और चूंकि इलेक्ट्रॉन 4f में जाते हैं, अपेक्षाकृत अंदर के होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण ज़्यादा इसमें प्रभावी नहीं होता है। तो जो नाभिक का पावर बढ़ने के कारण, या दूसरे शब्दों में एक शब्द आप पढ़ते हैं कई बार, जैसे हम पढ़ेंगे लैंथेनाइड के अंतर्गत भी, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लैंथेनाइड संकुचन के कारण जर्कोनियम और इस हैफनियम का आकार लगभग बराबर हमें प्राप्त होता है। और उसके बाद में यदि आप नेक्स्ट देखें, नियोबियम +3.72 एंगस्ट्रॉम एंड टेंटालम +3.72 एंगस्ट्रॉम, यानी कि बिल्कुल बराबर इनकी आयनिक त्रिज्याएँ हैं। तो इस प्रकार से जो सेकंड और थर्ड सीरीज के एलिमेंट्स हैं उनके जो जनरल करैक्टरिस्टिक्स है वो हम 1 बाय 1 करके कंप्लीट करेंगे। इसके आगे का पार्ट हम हमारे कल के वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे।
सभी विद्यार्थियों से आग्रह है कि यदि किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप के अंतर्गत आप अपनी समस्या लिख करके भेज सकते हैं, जिसका आपको समाधान बताया जाए, उसका उत्तर दिया जाए, और आपकी समझ में नहीं आए तो आप कॉल करके भी बात कर सकते हैं। धन्यवाद।